Hello students, welcome to the online platform of Adhyatman Institute. My name is Rohit Gupta, your chemistry mentor और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की टेस्ट सीरीज नंबर 2 के बारे में और जो होगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। और यहाँ पर हम जो चैप्टर कवर अप करेंगे वो होगा सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर बेसिकली आध्यात्मन इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया है एक टेस्ट सीरीज का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, और जहाँ पर रेगुलर बेस पे हो रहे हैं बहुत सारे टेस्ट, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या बायोलॉजी से रिलेटेड हो। तो अब आप परेशान होना भूल जाइए और सिर्फ कंटिन्यूसली हम सब जुड़े रहिए और नए नए तरह के टेस्ट पेपर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और इनको हम प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट के साथ इस तरीके से सॉल्व कराएंगे कि जब आप फाइनल एग्जाम देने वाले होंगे तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। यहां पर कुछ पैटर्न चलेंगे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो यहां पर स्टूडेंट को डाउट रहता है हमेशा कि सर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, या केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा उसका पूछने का, और वो किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑब्टेन्ड हो पाए। तो आज मैं बात करने वाले हूं जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, और जो आज हम बात करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 2, और वो किसको बिलोंग करेगा? केमिस्ट्री को बिलोंग करेगा, सॉलिड स्टेट को बिलोंग करेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और वो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके बेस पे सॉलिड स्टेट जो होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ, यहां पर कुछ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको भूलना नहीं है। फेवर्स करना, ठीक है, जो उसको सपोर्ट करती है, क्या? सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। पहली बात देखो, पहला ऑप्शन हम देखते हैं हाई टेम्परेचर। जब भी आप किसी भी क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होंगे? बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपका क्रिस्टल जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है वीक कोरोसिव फोर्स, कोहेरिसिव फोर्स। यहां पर ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो किसके बीच में लगते हैं? जो लगते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। वीक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, यहां पर स्ट्रॉन्ग आएगा। उसके बाद बात करते हैं हाई थर्मल एनर्जी। बिल्कुल नहीं, एनर्जी अगर आप ज्यादा दोगे तो डेफिनेटली क्रिस्टल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक। और अगला पॉइंट है लो टेम्परेचर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लो टेम्परेचर पर आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा बच्चों, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड एज इट इज रहेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? देखो सबसे पहले यहां पर कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं जहां पर कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है बेटा? डेफिनेट होता है। कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? डेफिनेट होगा। आओ अब थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। बेटा यहां पर एक वर्ड गड़बड़ हो गया। क्या? एक वर्ड जो गड़बड़ हुआ है वो शॉर्ट डिस्टेंस। कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता है, क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस होता है। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। मगर फिर भी हम क्या करेंगे? आगे वाले ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। सेम अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। नहीं भैया, सेम अरेंजमेंट होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट को किससे रिलेट करोगे? ऑर्डर से रिलेट आप करोगे, और ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमेशा लॉन्ग ऑर्डर रेंज रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड
इन द क्रिस्टल लैटिस बाय। ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो आयोडीन जो होता है बेटा, वो आयोडीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, वहां पर किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? वहां पर लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। ये आपका जो चैप्टर है उसका स्टार्टिंग में ही है, जब आपको कई अलग अलग तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की जाती है, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मॉलिक्यूलर, किस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, देन उसके बाद मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। जब ये जो पूरा चार्ट आपका एनसीईआरटी बना हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लंदन फोर्स। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम दिया गया है इन द फिगर गिवन बिलो। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंट दैट ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन। हर एक कॉर्नर, सबसे पहले इस यूनिट सेल को आप पहचानिए कि ये किस तरह की यूनिट सेल है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि हर एक कॉर्नर जो होता है, एटम जो होता है, वो 8 अलग अलग तरह के एटम से क्या होता है? कवर अप होता है। टोटल यहां पर क्या होंगे? यहां पर कॉर्नर्स पे 8 एटम प्रेजेंटेड होंगे। अगर 8 एटम प्रेजेंटेड होंगे तो ये 8 यूनिट सेल को ही क्या करेंगे बेटा? कवर अप करेंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये। और क्योंकि कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स प्रेजेंटेड होते हैं, तो 8 ही यूनिट सेल क्या होगी बेटा? कवर अप होगी। कैसे? 4 तो ऊपर रहेगी, 2 ऊपर, 4 तो उसके अवर रहेगी ऊपर की साइड, 2 उसके ऊपर, और 2 क्या होगी बेटा? नीचे की साइड, ठीक है। 4 तो इसके ऊपर ही होगी, फिर उसके ऊपर की साइड 2 होगी, और नीचे की साइड क्या होगी बेटा? 2। तो टोटल क्या होगी? 8 यूनिट सेल यहां पर कवर अप होगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक। सबसे पहली बात, यहां पर सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है, सिंपल की बात हो रही है। उसके बाद वहां पर बॉडी की बात हो रही है भाई, और उसके बाद क्या हो रही है? फेस सेंटर्ड की बात हो रही है। अच्छा, यूनिट सेल किस तरह की है? यूनिट सेल आपकी सिंपल है, ठीक है। और सिंपल में क्या होता है भाई? 8 कॉर्नर्स होते हैं, और हर एक के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने कवर अप होंगे बेटा? यहां पर 1 एटम कवर अप होगा, ठीक है। बॉडी के सेंटर पे बात करें तो आपका कहां कहां होगा? बॉडी के, अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करूं तो एक तो कॉर्नर के ऊपर होगा, ठीक है, और क्या होगा भाई? कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे होगा। 2 जगह आपके क्या होंगे बेटा? एटम्स प्रेजेंटेड होंगे। तो कॉर्नर पे कितना होगा? 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी के ऊपर 1 इंटू 1, यानी कितना हो गया बेटा? ये हो गए 2। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड में क्या बोला गया भाई? फेस सेंटर्ड में एटम कहाँ होते हैं सर? बेटा कॉर्नर के ऊपर होते हैं, और कहाँ होता है? फेस के ऊपर होता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर्स के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, प्लस फेस कितने होते हैं? 6, और हर एक फेस के ऊपर जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, वो 1/2 होता है। तो यहां से आपका आंसर कितना निकला? 4। क्वेश्चन क्या कह रहा था? द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर। तो यहां पर देखो, पहला तो 1 आया है, दूसरा क्या है? 2, तीसरा क्या है? 4, यानी 1:2:4। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से देखते जाइए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, अच्छे क्वेश्चंस भी हम लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। यहां पर द यूनिट सेल शोन इन द फिगर बिलोंग्स टू। ये जो आपको यूनिट सेल दिया गया है, ये यूनिट सेल किस को बिलोंग कर रहा है? ये रेडियस रेशियो का एक लिया गया क्वेश्चन है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंटेड हैं, फेस के सेंटर के ऊपर, फेस के सेंटर के ऊपर भी ध्यान से देखें एटम्स प्रेजेंटेड हैं। यस और नो? यहां पर ये एक्स है और ये क्या है? वाई। ध्यान से देखें। अब यहां पर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? ये क्या पॉइंट है भाई? ये जो ब्लैक कलर का है, ये होता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। और ये जो एटम्स प्रेजेंटेड है, ये वाले, ये आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंटेड है, यानी ये वाले जो एटम्स हैं,
ये आपके कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंटेड हैं और प्लस इसके अलावा फेस सेंटर्ड के ऊपर ये प्रेजेंटेड हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? दो जगह पे ये एटम प्रेजेंटेड है। उसी तरीके से ये जो डॉट आपको दिखा गया है ये कहाँ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है टेट्राहेड्रल पोजीशन पे ये क्या है बेटा, प्रेजेंटेड है। और ऐसा कहां पर होता है? ऐसा होता है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में और वो होता है ZnS स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है जहां पर एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर और फेस पेयर होते हैं और इसके अलावा जो एटम्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस सीखते जाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The lattice side in a pure crystal cannot be occupied by। देखो प्योर क्रिस्टल के अंदर क्या मिलेगा, कोई भी प्योर क्रिस्टल होगा वो कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनता है और कांस्टेंट पार्टिकल आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। कभी भी कांस्टेंट पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो आपको क्या बोला गया, कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। क्या नहीं हो सकता, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, पेन हम करेंगे चेंज और ध्यान से देखें, द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट P एंड Q। ठीक है भाई, एक एलिमेंट P है और एक एलिमेंट क्या है हमारे पास, Q, हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच P एटम्स आर एट द कॉर्नर। ये P एटम्स कहां रखे हुए हैं भाई, कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं। ऑफ द क्यूब एंड Q एटम आर द फेस सेंटर्ड। ये कहां रखा हुआ है भाई, फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। बोलो यस और नो। अच्छा भाई, कॉर्नर के ऊपर है तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा भाई, 8 इंटू 1/8, यानी कि एटम कितने आ गए बेटा, 1। और अगर फेस सेंटर्ड पे है सिर्फ, तो फेस कितने होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं और हर एक के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 का होता है। यानी यहाँ कितने एटम दिखेंगे आपको, 3। यानी कि अगर आप देखें ध्यान से तो P का आंसर आ रहा है 1 और Q का आंसर आ रहा है 3। इसका आंसर हो गया PQ3। तो कोई आंसर है हमारा, ये रहा हमारा आंसर PQ3। डन। चलिए, क्लियर चल रहा है ना बेटा बच्चों, सब क्लियर चल रहा है? ओके, आगे बढ़ो। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B। तो एक एटम A है, एक एटम मेरे पास B है। ऑफ एलिमेंट B आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। B कहां प्रेजेंट है भाई साहब, कॉर्नर के ऊपर B क्या है, प्रेजेंट है। ऑफ द क्यूब एंड एटम A एट द बॉडी सेंटर, और एटम A जो है वो बॉडी सेंटर के ऊपर ये प्रेजेंटेड है। ठीक है, बॉडी सेंटर के ऊपर ये प्रेजेंटेड है। आपको फॉर्मूला बताना है। देखो फॉर्मूला में A और B का रिलेशनशिप दे रखा है। सबसे पहले बॉडी सेंटर में क्या होता है भाई, एक ही एटम होता है जो क्या होता है, बॉडी के ऊपर होता है, यानी कितना आ गया भाई, 1 एटम। कॉर्नर के ऊपर क्या होता है, कॉर्नर के ऊपर 8 होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। कितना हो गया भाई, 1 एटम। तो यहां पर भी एटम 1 आया और यहां पर भी एटम क्या आया, 1। यानी A और B दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, AB इसका आंसर आ गया है। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का लिया गया है। ध्यान से देखो, कंसीडर फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स को आपको फॉलोइंग ध्यान से देखना है। दिस इज फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2। आपको ये बताना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान ये होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक एटम से कितने दूसरे एटम कनेक्टेड हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप नियरेस्ट नेबर के नाम से भी आप इसको जानते हो। इसको किस और नाम से जानते हो, नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर के नाम से भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। यह आपका स्ट्रक्चर है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और ये क्या है भाई आपका, ये है 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, ये 2 डायग्राम है, बढ़िया। अब भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें। अगर मैं HCP की बात करूं तो मान लो ये एटम है मेरा जो मैंने चूज किया। इस एटम से कितने एटम कनेक्टेड है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, दिस वन और दिस वन। ये 6 एटम कनेक्टेड है मेरे। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। उसी तरीके से ये 2D स्क्वायर पैकिंग में अगर मैं इस एटम को बोलूं तो ये एटम कितनों से कनेक्टेड है, एक इससे, एक इससे
एक इससे और एक इससे, यानी कि पहले वाले डायग्राम में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 आ रहा है और दूसरे वाले डायग्राम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 4, यानी 6 and 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट एट द क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर इज। आपको ये बताना है कि कोई भी क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल के बराबर होता है। यूनिट सेल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। कितने नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर, तो यहां पर क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, इसलिए उसका ऑक्टाहेड्रल भी कितना होगा 1। यानी आप बोलोगे कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंटेड होंगे किसमें, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर में, तो किसका क्या आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखें। अ कंपाउंड MPQ, यहां से हम यहां लिखेंगे MPXQ, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हैज अ CCP पैकिंग। ये क्या है भाई, CCP पैकिंग है, बहुत अच्छी बात है। अरेंजमेंट ऑफ X, ठीक है, ध्यान से देखो दोबारा क्या बोला है, अ कंपाउंड MPXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ X। ठीक है, ये क्या है आप X का क्या अरेंजमेंट है बेटा, X का अरेंजमेंट है कि ये CCP में क्या है, अरेंज है। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको नीचे दिया गया है। यहां पर ध्यान से देखो, ये X है, ये आपके पास क्या है M। ठीक है, M क्या है भाई, स्क्वायर्स, M क्या है भाई, ये स्क्वायर, दिस इज M। ठीक है, दिस इज M, ओके। और X क्या है भाई, ये वाला, दिस इज X, ये X है। और क्या है भाई X, और ये भी क्या है बेटा, ये भी X है। ध्यान से देखो, यानी कि आपको सर ये तो पता चल रहा है कि जो आपके X हैं, X दो जगह पे प्लेस्ड हो रहे हैं। एक तो प्लेस्ड हो रहे हैं कॉर्नर के ऊपर, जो कि बहुत सही बात है, दिख भी रहे हैं। एक तो कॉर्नर के ऊपर प्लेस्ड हो रहे हैं सर, और जो X है वो कहां, फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे प्लेस्ड हो रहे हैं, यानी ये और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो रहे हैं। देखो दो जगह पे ये X आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। M कहां आ रहा है भाई, M कहां आ रहा है, ध्यान से देखें, M आ रहा है बेटा एक तो इस जगह, ध्यान से देखो, ये क्या होती है, ये होती है एज लेंथ, समझ में आ रही है, ये क्या होती है एज लेंथ, यानी कि M आ रहा है एक तो एज के सेंटर पे। ठीक है, डन, एक तो एज के सेंटर पे आ रहा है M, और कहां आ रहा है, एक M यहां पर भी आ रहा है इस जगह पर, यानी ये बॉडी डायगोनल है, यस बॉडी डायगोनल पे भी आ रहा है, ये दो जगह पे ये आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इनको सॉल्व करो, ध्यान से देखो क्या होगा। कॉर्नर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, कॉर्नर के ऊपर बेटा कंट्रीब्यूशन होता है 8 × 1/8 का, बिल्कुल सही बात है। और फेस सेंटर्ड पे होता है 6 × 1/2 का, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप बात करो एज सेंटर की, टोटल एज, एक क्यूब में टोटल कितनी एज होती है, 12 एज होती है, 12 एज होती है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है एज के लिए अगर हम बात करें। और बॉडी डायगोनल तो एक ही होता है 1 × 1। ठीक है, अब इनको निकालें जरा। X की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, X की वैल्यू आ रही है 1 प्लस ये कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया बेटा 4। और M की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, M की वैल्यू आ रही है ये आपका 3 आ गया, प्लस यहां पर 1, यानी कितना हो गया 4। डन, अच्छा, यानी M और X बेटा कितना आ रहा है 4 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, MX इसका आंसर आ जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर है क्या बेटा सबको, कैसे हमने निकाला। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। विच सेट कैरेक्टराइज
ऑफ ZnS क्रिस्टल इज करेक्ट। देखो ZnS क्रिस्टल की बात करूं तो सीधी सी बात है, यहां पर जो एनायन और कैटायन का रेशियो होता है वो हमेशा 4:4 होता है। पहली बात, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ ZnS क्रिस्टल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ZnS क्रिस्टल में एनायन टू कैटायन रेशियो जो होता है हमेशा बेटा 4:4 होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि जितने भी Zn2+ आयंस होते हैं वो सारे Zn2+ आयन सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्रेजेंटेड होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता है कि भाई कैटायन और एनायन का रेशियो हमेशा 4:4 होगा और जितने भी टेट्राहेड्रल्स होंगे वो सारे के सारे Zn2+ आयंस जो होंगे वो सारे कहां प्रेजेंटेड होंगे, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्रेजेंटेड होंगे। तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 बिल्कुल सही बात है। CCP ओके, Zn2+ आयंस इन अल्टरनेट, नहीं भाई अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं होंगे, एक ही पोजीशन पे होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, बात सही है, बात आगे बढ़ते हैं। और Zn2+ आयंस इन ऑल ऑक्टाहेड्रल, यहां पर ये पार्ट गलत हो गया, ऑक्टाहेड्रल पे नहीं होगा। कहां होगा भाई, टेट्राहेड्रल पे होगा। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से देखिए, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C। एक आपने कैटायन लिया जिसको C बोला और एनायन लिया जिसको आपने A बोला, बहुत सही बात है। द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिसेस। ओके भाई, HCP अगर है तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे भाई, 6 नंबर ऑफ एटम्स यहां पर होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है HCP का, 6 होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दोबारा बोल रहा हूं, द एनायन form from hexagonal close packing lattices and the cation occupy 75% of octahedral void। चलो भाई, कैटायन 75, अब यहां पर कैटायन भी कितने होंगे भाई, कैटायन में भी क्या होंगे भाई, 6 होंगे octahedral void। 6 क्या होंगे आपके, octahedral void। सर कैसे होंगे बेटा, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 ही होता है ना, 2D में 6 ही होता है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। बिल्कुल सही बात है, तो 6 आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका कितना परसेंट, 75% सर। अच्छा भाई, 75% मतलब 6 × 75 अपॉन क्या हो गया भाई, 100। यस और नो। तो मेरे ख्याल से ये 3 से कट रहा है और ये किससे कट रहा है, 4 से। ये 2 से कट गया और ये 3 से कट गया, यानी कि 9/2 यहां पर आया है। कैटायन का रेशियो 9/2 आया, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैटायन का रेशियो 9/2 है और एनायन का रेशियो कितना है, 6 है। बोलो यस और नो। ये डिनोमीटर जो नीचे वाला जो 2 है ये उधर चला जाएगा, तो C 9 हो जाएगा और A कितना हो जाएगा बेटा, 12। अब ये 3 की टेबल से इजीली कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो गया, 12। यानी C कितना आ गया बेटा, 3 आ गया और A कितना आ गया, 4। यानी C3A4 इसका आंसर आना चाहिए। कोई ऑप्शन, यस दिस वन, C3A4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बेटा बात। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अ मेटल हैज BCC स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, BCC स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और जिसकी एज लेंथ आपको दे रखी है A, कितनी दे रखी है आपको, 3.04 एंगस्ट्रम। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपको बताना है, वॉल्यूम बताना है किसका, यूनिट सेल का, मगर वो किसमें बताना है, सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। तो सबसे पहले कन्वर्जन आना चाहिए, 3.04 इंटू 10⁻⁻10, और ये अब क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 होता है, यानी मीटर हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात, मीटर क्यूब, ये सॉरी क्या हो जाएगा बेटा, ये मीटर हो जाएगा। और इसी को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर ये हो जाएगा। चलो भाई, हमने A की वैल्यू तो निकाल दी सर सेंटीमीटर में ये। अब वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम कुछ भी नहीं करना है, AQ भी करना है। क्या करोगे, 3.04 इंटू 10⁻⁸ करोगे और इसका निकालोगे क्यूब, तो आपको आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर 2.81 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ये आंसर आना चाहिए आपका। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए जरा, यहां पर एक क्वेश्चन आया मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड, और अब हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों के बारे में समझें कि ये डिफेक्ट का क्वेश्चन है, और यहां पर 4 तरह के डिफेक्ट्स आपको दे रखे हैं। पहला आपको वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो, हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और हमें जल्दी भी सॉल्व करना है, तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उन चीजों को क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहली चीज, जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात मैचअप करने हैं। ध्यान से देखो, सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, यस और नो, सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट पहली बात तो क्या होता है बेटा, पहली बात तो नॉन आयनिक कंपाउंड होता है, यानी वैकेंसी डिफेक्ट में आप देखो ये वाला आयनिक वाला आंसर नहीं हो सकता और ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की। वैकेंसी डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखो, अगर यहां पर आपके पास एटम्स रखे हुए हैं ए बी इस तरह के, बी ए इस तरह के एटम्स रखे हुए हैं, और वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि कोई भी कैटायन जो होगा वो अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, यानी कि आपको जो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा वो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा ए बी। यहां पर आपका क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ये ए हो गया। तो कुल मिला के इस जगह आपकी क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई, आपके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस हैं, अगर ये जगह छोड़ के चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी जो होगी उस डेंसिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। क्या इफेक्ट पड़ा है, डेंसिटी हो गई है कम। ध्यान से देखो, तो वैकेंसी डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई ऐसा आंसर आएगा जो पहली बात तो नॉन आयनिक होगा और जिसमें जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। ध्यान से देखिए, शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज, यानी कि ये आपका आंसर हो गया भाई साहब ए। डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है आपका जो कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जो 4 एटम होते हैं, इन 4 एटम के बीच में आपका कोई भी कैटायन चला जाएगा। इस पोजीशन को क्या कहोगे, इस पोजीशन को आप इंटरस्टिशियल कहोगे। समझ में आ रहा है। बाहर से कोई कैटायन आता है, अगर बाहर से कोई कैटायन आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये तो नॉन आयनिक होगा और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये देखो इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो। तो सबसे पहले देखें कौन कौन सा ऑप्शन है, 3 और 1, ये वाला ऑप्शन है, दिस इज व्हाट, बी। यस और नो, 3, पहले का 3 और दूसरे का क्या हो गया, 1। अब यहां पर चेक करो, वापस 3 और 1 है, यानी या तो आपका आंसर ए होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा, सी। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट वो होता है भाई कि जहां पर डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, या फिर आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, फ्रैंकल डिफेक्ट को आप रिलेट कर सकते हो इंटरस्टिशियल के साथ। ठीक है, तो यहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की मतलब होता है शॉर्ट होना, शॉर्ट की का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होना, और अगर शॉर्ट हो रहा है तो डेंसिटी डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने क्या क्या बोला है। शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन का शॉर्ट होना, यहां पर देखिए पहली बात आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, ये देखिए आयनिक कंपाउंड शो कर रहे हैं, और जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, यानी कि फोर्थ का जो आंसर है, फोर्थ का आंसर क्या आएगा बेटा, सेकंड, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो नो डाउट ये वाला क्या हो गया भाई, सी हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए 3142, दिस इज द आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके असर्शन रीजन वाले। देखो बेटा, असर्शन रीजन में क्या दे रखा है, पहला, इन कोवेलेंट सॉलिड एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली। बिल्कुल सही बात है, कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स बहुत क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। रीजन दे रखा है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग
कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं और डायरेक्शन इन नेचर होते हैं। डायरेक्शनल बोल सकते हो आप, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, और दूसरी बात वो स्ट्रांग भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन यूनिट सेल of cubic close packing including the one that is present at the body center is 4। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो सही बात है। रीजन क्या दे रखा है? रीजन आपको दे रखा है बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बिल्कुल सही बात है भाई, वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस। बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेसेस पे नहीं होता, कहां होता है? एज सेंटर पे होता है। क्या होता है बेटा? एज सेंटर पे होता है। ध्यान रखना, फेसेस गलत आ गया यहां पर क्या होगा? एज सेंटर। यानी कि आपका असर्शन तो सही है मगर रीजन क्या है आपका? गलत। तो यहां बोलेंगे क्या? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन क्या कर दे रखा है आपको? ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। भाई साहब टेट्रागोनल थोड़ी होता है, ये तो गलत है। ग्रेफाइट टेट्रागोनल कभी भी नहीं होता। फॉर अ हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, ये वाला सिस्टम होता है और ये वाला पार्ट होता है। ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, और दूसरा अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री और गामा क्या होगा? 120 डिग्री। यानी कि आपका असर्शन तो क्या हो गया बेटा? गलत, और रीजन क्या हो गया आपका? सही। बिल्कुल सही बात है। असर्शन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया और रीजन आपका क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। There is only one way of arranging spheres in one dimension close packing। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि there is only one way of arranging spheres in a one dimensional क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका होता है। बिल्कुल सही बात है, या तो आप इस तरीके से उनको अरेंज कर दो या फिर आप उसको इस तरीके से अरेंज कर दो। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की जब बात कर रहे हैं तो इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। यहां पर एक्चुअली में आपको ये दिख रहा है कि असर्शन रीजन भी करेक्ट है भाई, और रीजन भी, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो बच्चा फटाफट टिक कहां मारेगा? बच्चा फटाफट टिक मारेगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। मगर ध्यान रखो यहां पर जो रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, असर्शन सही है मगर रीजन उसका सही स्टेटमेंट नहीं है। तो यहां देखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of for assertion. Both assertion and reason are correct statement but reason is not. So this was your answer. Option number B is the correct answer. Okay, चलिए आइए बात करते हैं assertion reason के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। देखिए the packing efficiency of HCP and FCC arrangement is इक्वल। बिल्कुल सही बात है। कितनी होती है बेटा? 74% होती है। दोनों के लिए सेम बात है। इन HCP एज वेल एज CCP पैकिंग ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 अदर स्फीयर। बात ये भी सही है, दोनों ही बात सही है। इसका मतलब क्या हो गया? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा एक बार मैं पीछे जाऊंगा और एक बार दोबारा देखना चाह रहा हूं। इन HCP एज वेल एज CCP पैकिंग ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12। बिल्कुल सही बात है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केस स्टडी के बारे में और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब भी आप पैसेज को सॉल्व करें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करते चलें। द एडजेक्टिव क्रिस्टलाइन व्हेन अप्लाइड टू सॉलिड इंप्लाइज एन आइडियल crystal in which the structure units termed as unit cell are repeated regularly and indefinitely in the three-dimensional in space. The unit cell containing at least one molecule, unit cell में कम से कम एक molecule होगा, has a definite orientation, उनका orientation definite होगा, and shape defined by the
ट्रांजिशनल वेक्टर, और उसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूनिट पैरामीटर से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो यूनिट पैरामीटर टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 तो एज लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 ही क्या करते हैं, एक्सियल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो ABC है वो आपकी क्या है, एज लेंथ है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा अगर होता है तो अल्फा बीटा गामा आपका क्या होता है बेटा, एक्सियल एंगल होता है। द यूनिट सेल देयरफॉर हैज अ definite volume that contain the atoms and molecule necessary for generating the crystal। obviously बात है कि इन 6 पैरामीटर से मिलके ही कभी भी हमारा कोई भी जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। चलिए बढ़िया, आगे देखेंगे। एवरी क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ one of the 7 possible crystal system or crystal classes that are defined by the relationship between the individual dimension ABC of the unit cell and between the individual angles alpha beta gamma, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, this is axial angle, this is edge length। ये जो 7 अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं इनको आप क्या कहते हो, इनको आप यूनिट सेल कहते हो। क्या कहते हो, इनको आप यूनिट सेल कहते हो। और इन्हीं यूनिट सेल से क्या होती है, 14 अलग अलग तरह की यूनिट सेल फॉर्म होती है, जिनको आप किस नाम से जानते हो, जिनको आप ब्रेवियस लैटिसेस के नाम से जानते हो, ठीक है। दीज यूनिकली डिफाइंड द पॉसिबल वे ऑफ अरेंजिंग एटम्स इन द 3 डायमेंशनल सॉलिड। और यही सब क्या बताती है कि कोई भी जो एक यूनिट सेल है उसके अंदर जो एटम्स है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। Based on these observations, 7 crystal systems were identified। 7 अलग अलग तरह की जो यूनिट सेल है वो आइडेंटिफाइड हुई, और वो है ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल जिसको आप रोम्बोहेड्रल के नाम से भी जानते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक एंड क्यूबिक। इसको देखो रोम्बिक बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 7 अलग अलग तरह की थी। अब इस पैराग्राफ के बेस पे ही हमको क्या करना है, जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय, कोई भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ। यहां पर बेटा मोटिफ का मतलब होता है यूनिट सेल। मोटिफ का मतलब क्या होता है, यूनिट सेल। लिख देते हैं, देखो यूनिट सेल इसका मतलब होता है विथ लैटिस पॉइंट ईच रिपीटेड मोटिफ हैज, हर एक जो यूनिट सेल होगी वो किस तरह की होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना उनका जो स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यूनिट सेल जो होगी वहां पर उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, हमेशा स्ट्रक्चर सेम होगा, और उनका जो अरेंजमेंट होगा वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए KNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक होता है। आप ध्यान से अगर ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर चारों के जो ए ऑप्शन है ना वो अलग अलग हैं। तो अगर आपको ये पता है कि KNO3 जो होता है उसका क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑर्थोरोम्बिक होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आएगा सी, दैट इज ए, यानी KNO3 आपका क्या होगा, KNO3 आपका ऑर्थोरोम्बिक होगा, ठीक है। उसके बाद बी जो होगा CaCO3 वो आपका ट्राइगोनल होगा, CaSO4 ये आपका टेट्रागोनल होगा, 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट बनता है इसका, टेट्रागोनल होगा। और CuSO4.5H2O ये आपका ट्राइक्लिनिक होगा, ठीक है बेटा, ये आपका क्या होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। आओ केस स्टडी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखिए, द लैटिस पॉइंट्स ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर। आपको हाइड्रोजन आयोडाइड, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन आयोडाइड होता क्या है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है यहां पर, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। देखो ध्यान से, कोवेलेंट क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल होता है। और अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है तो यहां पर क्या होगा, को HI जो होगा, HI बात क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर HI के ही मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, HI मॉलिक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर क्यों नहीं हुआ भाई,
क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड के लिए, यस और नो, क्लियर बात है। ये एटम्स के लिए है, ये भी नहीं होगा। और ये मॉलिक्यूल्स के लिए, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के लिए। बट जब आप HI को फॉर्म कर रहे हो तो HI जो होगा वहां पर HI के ही मॉलिक्यूल्स हमेशा प्रेजेंटेड होंगे। आओ आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्राइक्लिनिक को बिलोंग करता है। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन, सबसे पहले तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो सिंपल क्यूबिक के डायग्राम है, सिंपल क्यूबिक के डायग्राम है। तो ये भाई ये तीनों तो हो नहीं सकते। आप इसको थोड़ा डिटेल में समझ सकते हो कि ये कौन सा है। ये फेस सेंटर्ड है। ये कौन सा है बेटा आपका, ये वाला डायग्राम। और ये आपका क्या है, सिंपल क्यूबिक है भैया, है ना। इसको आप बॉडी डायगोनल भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे, बॉडी डायगोनल बोलोगे। और यहां पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका एंड सेंटर्ड होगा। ये डायग्राम आपका किसका होगा, एंड सेंटर्ड का डायग्राम होगा। ये फेस सेंटर्ड का डायग्राम होगा। ये आपका बॉडी सेंटर्ड का डायग्राम होगा। मगर तीनों ही डायग्राम किसको बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या बोला था, ट्राइक्लिनिक कौन सा होगा, ट्राइक्लिनिक हमारा कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट हमारा क्या होगा बेटा, ट्राइक्लिनिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो हमने आज करे हैं 25 क्वेश्चंस, जिसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखे, आपने असर्शन रीजन भी देखे और आपने केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आपने देखे। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा ये थे सॉलिड स्टेट के। मिलता हूं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और प्लीज लाइक कीजिए ताकि इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।